अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम एक नहायत ही अहम इशू के ऊपर करने जा रहे हैं। हमारे मुआशरे में ना ख़ानदानी रिवायात और जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत अहमियत दी जाती है और उन्हें मुआशरे की बुनियादी इकाई समझा भी जाता है, और वैसे भी यही किसी भी इंसान की खुशी और खुशहाली का बाइस भी होती है। और यही वजह है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम मगरिब से कहीं ज़्यादा बेहतर है, मगर जहाँ इतनी खूबियाँ हैं वहीं हमें बाज़ औक़ात मसाइल भी देखने को मिलते हैं। हमारे रिवायती फ़ैमिली स्ट्रक्चर में आने वाली कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो उसे एक हसास मामला बनाती हैं। जब दो अफराद निकाह के बंधन में बन जाते हैं तो ये सिर्फ़ उन दोनों के दरमियान रिश्ता नहीं होता, बल्कि उनके बच्चों, उनके ख़ानदानों को भी शामिल किया जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ ख़ानदानों में ये मामला और ये भी ज़्यादा नाजुक हो जाता है जब सौतेले रिश्ते इसमें शामिल हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सौतेले रिश्ते हमारे यहाँ बहुत मसाइल का शिकार होते हैं और उन्हें मुआशरे का पिसा हुआ एक तबका समझा जाता है। तो इस तरह की जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं उन्हें स्टेप फैमिली या फिर ब्लेंडेड फैमिली कहा जाता है, और जहाँ सौतेले वालिदैन, सौतेले बहन भाई और दीगर अफराद एक साथ रह रहे होते हैं। चूँकि उनके दरमियान हम आहंगी पैदा करना एक अहम और नाजुक मरहला होता है, इसलिए आज हम इसी मौजू पर नज़र डालेंगे। होता क्या है कि आम ख़ानदान की तरह एक कामयाब स्टेप फैमिली की बुनियाद एतमाद पर ही हो सकती है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए नए सौतेले वालिदैन को कबूल करना ना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है या सब्र आज़मा एक काम होता है। इसीलिए वालिदैन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों के जज्बात और उनके एहसासात को समझें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि उनकी बातों को अहमियत दी जा रही है। इस मकसद के लिए खुली और सच्ची बात बहुत ज़रूरी होती है। एक मशहूर कहावत भी है कि एतमाद वो सतून है जिस पर हर मज़बूत रिश्ता कायम होता है। इसी तरह देखा जाए तो स्टेप सिबलिंग्स आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, जिनके दरमियान रिश्ता बनाना और उसे मजबूत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे को जानने और समझने के लिए वक्त ज़रूर निकालें। उन्हें ऐसी सरगर्मियों में शामिल किया जाए जो उनकी मुश्तरका दिलचस्पियों पर मबनी हो, जैसे आप उन्हें किसी भी खेल में, किसी ऐसी एक्टिविटी में, एजुकेशन के हवाले से या ख़ानदान के मुश्तरका मौक़े उन्हें दे सकते हैं। इससे वो एक दूसरे के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह हर फ़र्द की इनफरादियत को तस्लीम करना और उसका एहतराम करना भी निहायत अहमियत का हामिल होता है। हर शख्स की एक अपनी मखसूस ज़रूरियात होती है, तरजीहात होती हैं, जज्बात होते हैं, जो कि ख़ानदान के गठजोड़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हर फ़र्द की शनाख्त को तस्लीम करना, उन्हें नए ख़ानदान में उनकी जगह का एहसास दिलाना ज़रूरी होता है। और जब भी ऐसी फ़ैमिलीज़ की बात हो ना, तो सबसे अहम ये बात है कि हर फ़र्द के जज्बात और एहसासात को कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। बच्चों के लिए भी ये कबूल करना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि उनके वालिदैन का अब एक नया लाइफ पार्टनर आ चुका है। उनके जज्बात को नज़रअंदाज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें वक्त दें ताकि वो इस तब्दीली को कबूल कर सकें। आखिरी बात ये है कि ऐसे ख़ानदान को कामयाबी से चलाने के लिए ना मोहब्बत, एतमाद और सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो वक्त, लेकिन इसके साथ साथ, वक्त के साथ साथ हम उन चैलेंजेस पर ज़रूर काबू पा सकते हैं। टाइम लगता है हर चीज़ को सेटल डाउन होते हुए, मर्ज होते हुए, ब्लेंड इन होते हुए। हर चीज़ को, आप कहीं किसी नई जगह भी जाते हैं तो आपको टाइम लगता है वहाँ पर सेटल होने के लिए। तो इसी तरह जब कोई आपके घर नया फ़र्द आता है, वो चाहे किसी भी ब्लेंडेड फैमिली के हवाले से कोई भी रिश्ता हो आपका, तो उसको भी टाइम लगता है। जो बाकी लोग होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए भी टाइम लगता है। तो शुरू में ही इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को ज़रूर देना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को, उस नए मेहमान को जो आपकी फैमिली का पार्ट बन रहा होता है, उसको भी थोड़ा सा उसका टाइम दें, उसकी स्पेस दें, उसका कंफर्ट जोन दें, ताकि वो अच्छे तरीके से इस मज़बूत रिश्ते को आगे लेकर चल सके, इसको और भी ज़्यादा मज़बूत बना सके।
हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे ही कोई आता है नया मेहमान या फिर कोई नया फ़र्द हमारे घर में आता है तो हम उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि शायद ये आते ही सारी चैलेंजेस के ऊपर काबू पा लेगा, हर मुसीबत का हल इसके पास होगा, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी इस एक फ़र्द वाहिद के आने से। ऐसा नहीं हो सकता। जो पिछले कितने सालों से प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस एक फ़र्द वाहिद के आने से चेंज नहीं हो सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक दूसरे को संभल कर चलना, संभाल कर चलना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए आज के इस दौर में मेरे ख्याल से। तो ये आज का पैगाम था कि जनाब जिस तरह का भी ख़ानदान हो, हम आहंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जी जनाब नेटवर्क के हवाले से, और ख़ास तौर पर आजकल जो फायरवॉल का मसला चल रहा है पाकिस्तान में। सोशल मीडिया ऐप्स पर कंटेंट की मॉनिटरिंग के लिए फायरवॉल की तनसीब के दौरान इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। एक तरफ हमारी हुकूमत 5G की बातें कर रही है और नौजवान नस्ल को डिजिटलाइज्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ ऐलानात भी किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है शायद ख़ुद हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने तमाम इदारे जितने भी मुख्तलिफ ऐप्स हैं उन पर मुंतकिल करके ऑनलाइन सहूलत दे रखी है। एक तरफ तो वो सहूलत मुतासर हो रही है, तो दूसरी जानिब लाखों नौजवानों और फ्रीलांसर्स का गला भी घोंट कर रख दिया। अब ये बात हुकूमत को कौन समझाए कि वो मुल्क जो चंद रोज़ तक डिजिटल दुनिया में फ्रीलांसर्स के लिए दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क तस्वर किया जाता था, आज उसके हाथ से ये तेज़ी से निकलता जा रहा है। और वो कमाऊपूत इंडस्ट्री जो $3 बिलियन से ज़ायद का रेवेन्यू देने लगी थी, हुकूमती मिसमैनेजमेंट की वजह से लाखों नौजवानों के बिज़नेस को दांव पर लगा दिया गया है। अब ये फायरवॉल लगाई क्यों गई है, किस वजह से लगाई गई है, और इस फायरवॉल की वजह से किस किस इंडस्ट्री को ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमने इस पर बात करनी है और इसका हल भी निकालना है कि हल क्या है। क्या पाबंदी लगाना ही एक हल रह गया है हमारे पास? बाकी ममालिक किस तरह आगे जा रहे हैं, और अभी भी हम सिर्फ अपने जो ऐप्स हैं, जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप्स हैं, उनको पाबंदी के ज़ुमरे में ही लेकर आ रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार IT एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने बात करनी। काशिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काशिफ साहब, पाकिस्तान में इंटरनेट की एक तो सुस्त रवि का शिकार है, दूसरा मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, उनको बैन किया हुआ है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है? जी शुक्रिया मुनीबा, आपने मौका दिया बात करने का। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे नौजवानों को हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट को ख़ुद को भी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर आप उसकी रेटिंग करें तो ये तकरीबन 30 अरब है जो अब तक हमें लॉस हो चुका है। 30 अरब का लॉस हो चुका है हमें। ओके। ये अब फायरवॉल को इंस्टॉल किया जा रहा है। अब ये हम थे अब सेकंड फेज़ में। हाँ जी, सेकंड फेज़ में। ये सेकंड फेज़ था, ठीक है। पहले ट्रायल था, फिर सेकंड फेज़ आया और उसमें तकरीबन ये सेकंड फेज़ कुछ थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। हाँ जी। उस प्रोलॉन्ग होने की वजह से इस वक्त जो स्टूडेंट्स हमारे और हमारे नौजवान जिनको जो हमारे मुल्क के एसेट हैं बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सिर्फ नौजवान नहीं, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, IT की कंपनीज़ हैं जो कि मुतासर हुई हैं, जिनका काम मुतासर हुआ है। देखिए, बैंकिंग मुतासर होगी, हो रही है और होगी। और आपकी फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब इसको चंद घंटे भी नहीं चाहिए होते वायरल होने के लिए और मशहूर होने के लिए। पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं कि हमारा इंटरनेट स्लो है। आप वो चाहे अमेज़ॉन में अगर आप काम कर रहे हैं, आप फाइबर पे काम कर रहे हैं, आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, हर जगह वहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, वहाँ पे अगर वो इस रीजन में या पाकिस्तान से वो काम कराना चाह रहे हैं तो वो नीचे आ जाता है कि जनाब यहाँ पे इनकी नेटवर्क की जो इंटरनेट की जो सहूलत है वो ख़राब हो चुकी है, तो आप यहाँ पर ना ही करें। तो ये हमारा किस तरह का इमेज पोर्ट्रे हो रहा है पूरे दुनिया में? इंटरनेशनल मार्केट बेसिकली मतलब वो तो वही है ना, सप्लाई और चेन वाला साहब।
हम उसके कस्टमर्स हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं। जी। आपका एक जब क्लाइंट मुतासर हो जाएगा, उसके जहन में कोई इमेज आ जाएगा कि कुछ हो रहा है, उसको वो जाने में तो शायद एक डिसीजन लेने में तो 1 मिनट लगाएगा, लेकिन आने में, वापस आने हाँ में जी, बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, वो रीबिल्ड करने में इतना वक्त लगना है कि वो सोच नहीं है। और ये एक इतनी बड़ा मसला है इस वक्त, आपकी इंटरनेट बैंकिंग मुतासर हो रही है। और अब देखें, अब फायरवॉल बेसिकली उसको अच्छा थोड़ा, है क्या फायरवॉल? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता दें कि ये है क्या है जिसका इतना नाम सुन रहे हैं सारे। देखिए ये एक गेटवे है, अच्छा, एक गेटवे है ठीक है। जिसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग मॉनिटर हो रही है। ठीक है। और ये चीज़ थोड़ी सी इस तरह आ रही है, इस कॉन्सेप्ट में आ रही है कि जो डिजिटल टेररिज्म है, जिस पे हमारे लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा एक इश्यूज उठे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए। सही। अच्छा, ये भी दुरुस्त है कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मुल्क से बाहर बैठे हो और आप अपने किसी मुल्क की किसी भी मुल्क उसकी की, साख हाँ, को डैमेज करें। ठीक है। या एक बंदा दूसरे बंदे की साख को डैमेज भी नहीं कर सकता। ये तो एक मुल्क की मतलब उसकी इस्लामियत का मसला है ना, ये तो कोई छोटी बात नहीं है। अब ये हो रहा है, दिस इज ट्रू। इसको कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। हम आगे सेकंड फेज में। अच्छा। अब इसको बेसिक ये हुकूमत स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उसको इस तरीके से ये मतलब इसको इस फेज में लाते कि ये इसमें मसाइल ना डेवलप होते। अब फर्ज करें कि हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, फायरवॉल ये है कि इस कमरे में जो हो रहा है वो बाहर नहीं वो पता, सारा, हाँ। और जो बाहर हो रहा है वो अंदर नहीं पता। ये है आपकी फायरवॉल। जैसे आपकी दीवार है तो इसके बाहर क्या है और अंदर क्या है, ये इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो उसको इंस्टॉल आप कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके लॉसेस हैं वो अब उसको पब्लिक क्या कर रही है। पब्लिक एक जिनको इतना पता नहीं है उनको मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फ्री वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है वीपीएन का, क्योंकि कोई भी ऐप नहीं चल रही थी। ख़ास तौर पर अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, घर से बाहर है, वाईफाई आपके पास नहीं है, तो आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे। वीपीएन उससे कितना खतरा है हमारे पर्सनल डाटा को? हाँ जी, उसके पर्सनल डाटा को 100% खतरा है। कैसे? क्योंकि आप उसको फ्री यूज़ कर रहे हैं। आपका पीटीए कहता है कि जो रजिस्टर्ड है उनके पास जी, जिनको वो ओन कर रहे हैं, तो उनमें खतरा नहीं है, जिनमें सही। रजिस्ट्रेशंस मौजूद है। सही। अब जिसमें रजिस्टर्ड नहीं है, फ्री वो है आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो भी है। तो वो आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आपका पूरे का पूरा मोबाइल जो है ना वो हैक हो सकता है। जी ओके। जी। और आप उस है जब हैक होगा तो क्या होगा, आपके पासवर्ड चले जाएंगे, आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। आप देख रही हैं आजकल साइबर क्राइम कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अब एक तरफ उस चीज़ को देखते हुए अगर हम कहें कि दिस इज़ ट्रू कि आपके पास कोई राइट नहीं है, किसी के पास कोई राइट नहीं कि कोई किसी के खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाए या कोई ऐसे करे। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, खबरें चल रही थी कि एक लॉ बना रहे हैं, फिर वो ताख़ीर में चला गया, उसकी अपोजिशन ने भी बातें की है। डिलीवरी बॉयज़ हैं बहुत से लोग, जैसे वो कैब सर्विसेज यूज़ करते हैं जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बहुत से वो हैं, और कितनी चीज़ें हैं जो हमारी नेटवर्क से लिंक हैं, डेटा से लिंक टोटल है। कैब सर्विसेज आपकी, इवन उनके साथ जुड़े हुए रिक्शे वाले, बिल्कुल ऐसे ही और है, आपके बाइक्स वाले हैं, रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले हैं, उनका भी रोजगार यही है। वो भी गए। उसके बाद आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो थी वो मुतासर हुई, ट्रस्ट शटर्ड हुआ, सिर्फ एक स्लो होने की वजह से। और स्लो देखें, इस स्लो में भी 2-3 बातें हैं। चलें, र्यूमर्स ये आ रहे हैं मार्केट में कि जी व्हाट्सएप को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। जी। चले, मैं कि आपके सामने सवाल रखता हूँ, व्हाट्सएप को मॉनिटर कैसे किया जाएगा? वो मैंने तो बनाया नहीं घर बैठ के। बिल्कुल। वो व्हाट्सएप एक वर्ल्ड क्लास एक सिस्टम है, निज़ाम चल रहा है पीछे। अच्छा, व्हाट्सएप ये कहता है कि आप और मैं, हम 2 बंदे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, हम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पहली बात है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा डाटा हैक लेकिन हो। फिर भी तो बहुत से व्हाट्सएप पे हैक भी तो हो रहा मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें वीपीएन भी तो है ना। जब आप वीपीएन इंस्टॉल कर लेंगे फिर तो सब कुछ ही गया। लेकिन फिर भी ये कहें कि फ़र्ज करें, हम मान लेते हैं, ठीक है, अव्वल तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर ये जो मार्केट में और लोगों में एक अफवाहें आ रही, वो क्या है कि जी वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही, मैसेजेस नहीं जा रहे, वॉइस नोट्स नहीं आ रहे, पिक्चर्स नहीं आ रही, वीडियोस नहीं आ रही। असल तो वजह स्लो है ना। अब फिर एक और सवाल पैदा होता है कि स्लो क्यों है। अब आप पीटीए अथॉरिटी को पूछ लें या आप सेलुलर कंपनीज को पूछ लें
जी। वो ओन ही नहीं करते, वो कहते हैं सब अच्छा है। तो क्या करें फिर, इसका हल क्या है? असल में अच्छा नहीं है। बैकएंड पे जो चीज़ें चल रही हैं उसका आपको और हमें और इन लोगों को एक्चुअल पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। हल क्या है लेकिन फिर इसको इसका? स्लो डेफिनेटली किया जा रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि जी आपका व्हाट्सएप जो है वो प्रॉपर सिक्योर्ड है, चले हमने 1% मान लिया कि हो गया, लेकिन उनका निज़ाम इतना अच्छा है कि वो उनको सेकंड्स में, आवर्स में उसको ओवरकम कर लेते हैं, उसके बग्स को दूर कर देते हैं, अपडेट्स दे देते हैं। अब अपडेट भी आ गई तो ये तो फिर कह रहे हैं ना खेल चलता रहेगा। लेकिन फिर ये सवाल क्लियर हो गया इस बात से कि व्हाट्सएप नहीं हैक हो सकता। है। अब ठीक आ है। गई बात स्लो की, तो इसका मतलब स्लो किया गया। जी। स्लो क्यों किया गया? डिजिटल टेररिज्म की वजह से, और जो लोग कर रहे हैं। एक तरफ आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 आपको ये कहता है कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, उसकी भी हद है, हद को आप क्रॉस करेंगे आप कानून की गिरफ्त में आ आपको जाएंगे। कानून की गिरफ्त। अच्छा, इसका फिर हल क्या है? यही हल है, फायरवॉल ही और पाबंदी ही हल है इन सारी चीज़ों के हवाले से? देखिए, एक्स पर भी तो पाबंदी लगाई है। हाँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि मुख्तलिफ ऐप्स पे हमारे पाबंदी लगी हुई है, वो फिर भी चल रही है। आप उसको ऑन भी तो करें। अच्छा, हमने पाबंदी लगा दी, ठीक है। ट्वीट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, वीपीएन के थ्रू हो रहा, जी। कोई रजिस्टर्ड कर रहा है, कोई अनरजिस्टर्ड कर रहा है। जब अनरजिस्टर्ड करेगा और फिर उसके मसाइल हैं, उसका जिम्मेदार वो खुद है। दूसरी तरफ आप हमसाया मुल्क चाइना देख लें, बिल्कुल ऐसे चाइना ही ने है। आपके यूट्यूब पे बैन लगाया, अगर own किया है। उन्होंने यूट्यूब पे बैन लगाया, ऑन Facebook किया, पे तो लगाया। उन्होंने अपने लोगों को कुछ और भी तो फैसिलिटीज जी। दी है ना, कुछ और जो अलग चीज है, कोई और ऐप उन्होंने जो उनकी अपनी उनकी बनाई हुई अपनी ऐप है। बनाई हुई होगी जो वहां पर चल रही होगी, उन्होंने वो फैसिलिटी दी है। उन्होंने ये नहीं किया कि सब कुछ बंद करके बैठ जाए, उन्होंने फैसिलिटी दी है, ऑप्शंस दिए कि आप ये ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस हमें भी इस साइड पर जाना चाहिए, ना कि हर चीज़ बंद करके लोगों का नुकसान, इंडस्ट्रीज़ का खास तौर पर नुकसान करना चाहिए। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईटी एक्सपर्ट है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के हवाले से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे हैं फायरवॉल के हवाले से, और इंटरनेट जो स्लो हुआ था उस पर। और जनाब, दमा, जिसे मेडिकल साइंस में फेफड़ों की दायमी बीमारी कहा जाता है, और इसमें सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं और यूं मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। और इस बीमारी में ख़ास तौर पर फेफड़ों की दो बड़ी नालियाँ जो सांस लेने में मददगार होती हैं, वो सूजन का शिकार हो जाती हैं। और चूँकि दमा हवा की नालियों में तंगी से होता है, और जिसके सबब सांस लेने में दुश्वारी होती है, यूँ सांस लेने में सीटी की आवाज़ निकलती है और खांसी भी होती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि दमे का इलाज कैसे मुमकिन है, और इसकी अलामात क्या है, और इस मर्ज़ से कैसे बचा जा सकता है, और ख़ास तौर पर दमे के मरीज़ के लिए कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए जो कि उनकी कंडीशन को बेहतर भी करे और उनको बचाए भी इस मर्ज़ से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शर्मीन यासीन है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। शर्मीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आफ्टर लॉन्ग टाइम। शर्मीन, एस्थमा के हवाले से हमने बात करनी है शर्मीन, कि इसके लिए क्या डाइट हो सकती है, क्योंकि एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, वो चाहे बड़े हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बड़ा मुश्किल ये मरहला होता है उनके लिए। उनका मतलब सांस लेना, और वो भी इतनी मुश्किल से आपका सांस आना, बड़ा मुश्किल तरीन ये मरहला होता है। तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह की डाइट वो ले सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने जिस तरह दायमी बीमारी के बारे में आपने बात किया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि क्रॉनिक है और लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है। कुछ इसकी मिथ्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ डाइट के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं या कौन कौन सी ऐसी डाइट को फॉलो करके जो है वो इस चीज़ को क्योर, बल्कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आप समझ लें कि जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती है। एक दफ़ा आपको हो जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म इसको जो है वो आपको लेके साथ चलना पड़ता है। तो दमे की सबसे पहले तो एक जिसका एक टाइप COPD भी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपको एलर्जी जो हो जाती है चीज़ों से, जिस तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। अभी जिस तरह आपने बताया कि हमारी जो ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ये ऐसी वेन्स या ऐसी हमारी सांस की नालियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं या स्वेल हो जाती हैं, जिसके अंदर एल्वोलाइज के अंदर पस जो है वो आने लग जाती हैं। सैक लाइक जो पाउच टाइप जो है वो चीज़ें जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पस आने की वजह से जो वो स्वेल हो जाती हैं। जब उसके अंदर पस आ जाती है तो जिस तरह आपने बताया कि सीटी की तरह की जो है वो आवाज़ जो है वो निकलने लग जाती है। जब अक्सर सोते हुए भी इंसान जो है वो खराटे लेने के जो आदी हो जाते हैं लोग,
तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अभी एक तरह से सोचा जाए तो बंदे को सांस ही ना आए तो ये कितनी एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि आपको सांस ही नहीं आ रहा, तो आपकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से सांस आ रहा है, स्मूथली आप सांस ले रहे हैं। अगर उखड़ के आपका सांस आ रहा है तो आप वैसे ही मरने वाले हो जाते हैं कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा होता है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ये बंदा किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। और इसकी इंस्टेंट जो मेडिकेशंस में आ जाती है वो सबसे पहले इनहेलर है। डाइट तो एक आप समझ लें कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाती है। फर्स्ट जो इसका प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है वो एक इनहेलर है। और बहुत से लोग जो है ना वो मतलब मुआशरे में या सोसाइटी में कहीं बैठे हुए हैं तो वो उसको यूज करते हुए भी थोड़े से कतराते हैं। बड़ा टैबू इसको समझा जाता है कि लोग कहेंगे अच्छा तुम इनहेलर यूज कर रहे हो, तुम्हें दमे की बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग इसको अपने पेरेंट्स से भी छुपा रहे होते हैं जो बच्चे हैं। मोस्टली जो है ये एक तो जेनेटिकली आगे जा रही होती है चीज़। अगर आपके पेरेंट्स में ये चीज़ थी, एस्थमेटिक थे वो, तो उनको आगे जो है वो ये जेनेटिकली चली जाती है चीज़, या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं कि ये फूड से जो आप इसको जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आप इससे क्योर नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आप अपने आप को, लेकिन पूरे तरीके से आप इसको ये रिवर्सिबल डिजीज नहीं है। इरिवर्सिबल है, बिल्कुल ये बिल्कुल इरिवर्सिबल है, लेकिन अब इसको आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पपाया से या पपीता से, पम्पकिन से और कुछ ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको खा के अपने जो है वो इस चीज़ को आप समझ लें कि कंट्रोल किया है बहुत हद तक। अक्सर औकात जब सोते हैं, ये मोस्टली तब कंडीशंस में ज़्यादातर लोगों को फेस करना पड़ता है जब वो सो जाते हैं। सोने की कंडीशन में एक इनहेलर टाइप उनको लगाना पड़ता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको एस्थमा है, वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, और फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसका कुछ टेस्ट होता है, लाइक आपको जब फील होता है कि आपको अच्छे तरीके से सांस नहीं आ रहा या आपको चेस्ट टाइटनेस हो रही है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें सबसे पहला चेस्ट टाइटनेस आ जाती है। इसके बाद आपको जो है वो विसल्स टाइप आपकी जो सांस के अंदर जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और आपको बहुत चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव सा फील होना शुरू हो जाता है। ये इसके बहुत माइनर से सिम्टम्स हैं। और फिर अगर आप इसको उसी वक्त क्योर नहीं करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म आप इसको अगर आगे लेके जाते हैं, आप इसको इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं बता रही हूँ कि मोस्टली रात में जो है वो आपको फील होता है। तो जब आपको रात में फील होता है फिर आप इसको इतना बॉदर नहीं करते, आप इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही हद से बढ़ने लग जाते हैं तो फिर आपको जो वो डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है, आप जो फिर वो हॉस्पिटल चल जाते हैं, और फिर वहाँ जाके वो आपको इनहेलर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, या ऐसी बहुत सी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से ही क्योर किया जाता है। तो अगर मेरे ख्याल से कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपको अस्थमा है या आप दमे के पेशेंट हैं, तो इस चीज़ को इतना ज़हन पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ठीक है, हर किसी को अब जिस तरह डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए आप इंसुलिन लगाते हैं, तो इसी तरह इनहेलर एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट तौर पे मिल जाती है। तो इसमें इतना आपको बिल्कुल भी ये करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं इसको छुपा लूँ या इसको बिल्कुल ही बंदा छोड़ दे, यूज़ ना कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइट के हवाले से बात की जाए तो सबसे बेहतर चीज़ जो है वो डाइट में ये है कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन से लाके जो आपकी नाइट रूटीन है उसको आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएं। क्योंकि दमे में सबसे पहली चीज़ जो है वो एक ओबेसिटी भी आती है। अगर आपको ओबेसिटी है तो भी आपको दमा होने का जो है वो शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि जो चर्बी होती है या बहुत सारे जो ऐसे फैट सेल्स होते हैं वो आपके जो है वो ब्रोंकाइल्स या ब्रोंक्यूल्स के या आपके जो लंग्स के पाइप है उसके इर्द गिर्द जो है वो जमा होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो सांस में जो है वो इशू होता है और आपको मसला होता है सांस लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर तो ओबीस हैं, तो अगर आपको एस्थमा का इशू है तो आप इसको सबसे पहले ओबेसिटी को कम करें, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सही, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वाइटामिन्स की। अगर हम बात करें तो वास्ट अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स ऐसे हैं जो कि हमारे एस्थमा के पेशेंट्स के लिए जो वो बहुत बेनिफिशियल है, जैसे टोकोफेरोल, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। ये 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो कि एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन सी, ई, ए और डी, ये ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट अप करते हैं। एस्थमा बेसिकली है ही आपके जो है वो इम्यून सिस्टम से स्टार्ट होती है, इम्यूनिटी का इसके साथ भी लिंक है। बिल्कुल, क्योंकि देखें एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गई या कोई पोलन एलर्जी हो गई या कोई डस्ट एलर्जी हो गई, उसकी वजह से बहुत से लोगों को घर में पेट्स जो होते हैं उनसे भी एलर्जी होती है, उनसे भी दमा हो जाता है। तो
आप कह सकते हैं कि दमा एक एलर्जी है, हाँ जी, एक काइंड ऑफ एलर्जी है, तो एलर्जी इसमें इतना है। शाइनेस बंदे को फील नहीं करनी चाहिए, Exactly. क्योंकि एलर्जी हो ही जाती है। अब पोलन किसी को भी एलर्जी हो है, सकती है, बहुत से लोगों को परफ्यूम से होती है, बिल्कुल, पुराने बिल्कुल। कपड़ों से होती है, बिल्कुल। इवन दो कि वो जो सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के बिल्कुल, कपड़े शिफ्ट बिल्कुल। कर रहे होते हैं, उससे बहुत से लोगों को छींकें आना शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, ये भी एलर्जी ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। और एस्थमा की ये भी एक काइंड है। बिल्कुल। आप यही देख लें कि जब आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो फिर आपको ये एलर्जीज जब आपके पास आती है तो आपकी बॉडी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती है। जब टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो बीमारियां लगती जाएंगी। जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारी जब हम छींक कर लेते हैं, तो वो सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो आपके अंदर ही रहेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है वो बीमारियां लगने के चांसेस हो जाते हैं। अब जिस तरह बात करते हैं हम के डाइट के हवाले से पम्पकिन जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अंदर जो है वो ऐसे आप समझ लें कि इतने अच्छे जो बेनिफिट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो आपका बहुत अच्छे से जो है वो बूस्ट अप करता है। लाइक जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, अब यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा भी सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रिक होते हैं, वो भी आपके लिए, क्योंकि आपको जब गले के अंदर खराश सी फील होगी, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको ऑब्वियसली वो फिर सारा मसाइल आपके दोबारा से शुरू होना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज़ ने आपको क्योर करना था, वही चीज़ आपको जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो मैंगो एक अच्छी चीज़ है, जो लोग अपना डाइट के लिए देखते हैं। एस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी जो स्वीट मैंगो होता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी जो है और विटामिन डी भी बहुत अच्छी मिकदार में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो एस्थमा को कंट्रोल करने में पपाया हेल्प कर में, सकती और हैं। वो इस मौसम में वो पपाया खा सकते हैं। पपाया मेरे पता नहीं है भी है कि नहीं है, पपाया का अब तो आपको सर्दियों के मौसम में मिल जाता है, आपको प्रिजर्व हुआ मिल जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो कंज्यूम करें, जब आपको फ्रेशली ही मिलता है। ठीक है। और इसको आप मफिन्स में डाल सकते हैं, लाइक आप इसके अंदर शेक, स्मूदीज वगैरह बना के आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली एस्थमा एक ऐसी चीज़ है जो आपको छोटी एज से शुरू होती है। तो छोटी एज में ही अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये आगे जाके आपके लिए ज़्यादा बड़ा। अच्छा, अब बच्चे जो हैं, बच्चों को तो नहीं पता चलता ना फिर कि वो उनको किससे एलर्जी हो रही है, किससे नहीं हो रही, वो बता भी नहीं सकते। तो उसके लिए अगर उनको एस्थमा है, तो फिर माँ बाप या ख़ासतौर पर माएँ जो है वो किस चीज़ का ख्याल रखें? देखें, एस्थमा एक ऐसी चीज़ है जिसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ऑब्वियस हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत जाके इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे एस्थमा हुआ है या कि मुझे एस्थमा है भी या नहीं है। तो बच्चों में अर्ली एज में ही पता चल जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, आपको लॉन्ग टर्म अगर आपको खांसी रहती है, कफ रहता है, फ्लू हो जाता है बहुत जल्दी, आपको सांस लेने में मसला हो जाता है, तो ये आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपको एस्थमा है। अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, या क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स के पास हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये आपके बच्चे को जो है वो दमे की बीमारी है, तो वो क्या वाकई में मेरे बच्चे को दमे की बीमारी है? ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं हो सकता। मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं उस चीज़ों को कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी छोटे बच्चे को कह दूं कि खुदा न खास्ता इसको जो है वो डायबिटीज़ है, तो आप उस चीज़ को, पेरेंट्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो 2-3 डॉक्टर से देखते हैं कि ये वाकई में ये बात है या नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपको छोटी एज में पता चल जाता है कि ये आपको जो है वो दमे की बीमारी है, तो आप इस चीज़ को जो है वो प्रिवेंट, आप बहुत सी चीज़ों को जो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटरूट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जूसेस जिसके अंदर सिट्रस, आपको फ्रेश सिट्रस मिल जाता है, विटामिन सी आपको मिलती है, वो बहुत अच्छी है। दमे के पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेहतर है कि वो धूप जो है वो डायरेक्ट सनलाइट का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये विटामिन डी एक ऐसा, आप समझ लें कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए आपको जो है वो धूप में बैठना पड़ता है। तो अगर आपको एस्थमा है, तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो थोड़ी सी दिन में तकरीबन 10 या 15 मिनट आप जो है वो ज़रूर सूरज में बैठें, ताकि आपको जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उनको एक्सट्रीम उनकी चेस्ट टाइटनेस होने की वजह से उनको म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिट हर वक्त जो है वो कर रहे होते हैं। तो उनको बेहतर है कि वो थोड़ी देर जो है वो सूरज में बैठें, ताकि एक तरह से उनका जो है वो ब्रेन भी फ्रेश हो। अभी का जो मौसम है वो तो बहुत खतरनाक है, इसमें तो अभी बैठने वाले हालात नहीं है। तो फिर अभी क्या करें? फिर वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस तरह पूरी कर सकते हैं अपनी? देखिए, आप अपना सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं। ठीक है। अगर तो आपको लगता है कि आपके ब्लड के अंदर इस चीज़ की कमी है, आप उसको
पूरा करने की कोशिश करें। जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ईजिली पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी कम है। उसको एक नॉर्मल रेंज पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्टली जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि कम होंगी तो ऑब्वियसली फिर उनका इम्यून सिस्टम जो है वो पुअर हुआ है, जिसकी वजह से लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे रीजन में या खासतौर पर पाकिस्तान में विटामिन डी की वैसे भी कमी है। हालांकि यहाँ पे धूप बहुत धूप ज़्यादा है, लेकिन हम लोग लेते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धूप एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हमें इसको जो है वो देखना चाहिए कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम निकलता है, अब चूंकि ये जिस तरह मानसून का ये सारा मौसम वगैरह गुजर जाएगा, फिर उसके बाद आगे ये बारिशों का भी सारा मौसम गुजर रहा है, फिर सर्दी आएंगी, हल्की हल्की आएगी और बड़ा प्यारा सा मौसम हो जाता है, उसमें फिर धूप में बैठने का मज़ा भी आता है। और अपनी जो भी आपकी लाइफ है उसमें एक हसल आपने जो क्रिएट की हुई है कि हमने जो है वो उठना है, जल्दी जाना है, अपनी जॉब पे जल्दी पहुंचना है, सारा कुछ करना, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है वो अपनी एंजॉय करें। अब जिनको नहीं धूप में असर आती, जिन्होंने काम करना है 9 to 5, उसके बाद धूप नहीं है, तो फिर वो क्या करें? मतलब कोई अल्टरनेट हो सकता है विटामिन डी का? एक तो चलिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलता है, हमें सप्लीमेंट्स कौन से खा सकते हैं हम? विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आपको मार्केट में वास्ट अमाउंट में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। विटामिन डी इसके अलावा जो है आपको बहुत से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिससे आपको मिल जाती है। आयरन एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अगर आप आयरन का भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आयरन आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उसको रिमूव करता है। अच्छा। तो चूंकि मैंने बताया था कि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और उसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो उसके ऊपर जब हावी हो जाते हैं तो फिर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो पुअर हो जाता है। तो जब आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने आयरन रिच फ्रूट्स ले लिया, विटामिन डी ले लिया, विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स जो है वो निकलते जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू कर देंगे। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको नहीं लेनी चाहिए एस्थमेटिक पेशेंट्स को। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप ज़्यादा डेली अमाउंट में, डेली काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए जो है वो थोड़ा सा अनहेल्दी आपके लिए आ जाता है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा टी, कॉफ़ी, ये दो ऐसी चीज़ें, हर्ब्स जो जड़ी बूटियाँ वो आपके लिए जो है वो थोड़ी सी नुकसानदेह हो सकती हैं कि आप इसे जो है वो थोड़ा परहेज़ कर लें। इसके साथ साथ जो स्पाइसेस हैं, लाइक हम एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वो हम लोग जो है वो मिर्च कंज्यूम कर रहे होते हैं, या नमक वगैरह हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी ख़तरा दे सकता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये चीज़ें हैं जो कि उनको अवॉइड करनी चाहिए, ख़ास तौर पर एस्थमेटिक लोगों को जो कि इससे बचना चाह रहे हैं या फिर इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये जो मर्ज़ है ये इर्रिवर्सिबल है। ये इसमें आपको चांस नहीं मिलता है कि आप इससे छुटकारा हासिल कर सके। आपने सिर्फ इसको मैनेज ही करना है, जिस तरह हम डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं। कहा गया ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली, आप इससे पहले ही बचें कि आपको अस्थमा जो है वो ना, क्योंकि फिर आगे जेनेटिकली भी आगे जो है वो फॉरवर्ड होने वाली चीज़ है। सेम लाइक डायबिटीज़ के वो भी आपकी जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती है, और इसी तरह अस्थमा भी यही एक मर्ज़ है कि जनाब ये आपकी मौरूसी बीमारी में आ जाता है, क्योंकि दायमी बीमारी है, सारी ज़िंदगी आपको भी लगी रहेगी और आपके साथ साथ ये आगे भी ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो इसलिए बचना ज़्यादा बेहतर है, ना कि इसका इलाज करवाना। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मीन मौजूद थी। शर्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे डाइट फॉर एस्थमा के जो एस्थमेटिक लोग हैं उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने लेने हैं और ख़ास तौर पर किन चीज़ों से अवॉइड करना है हमने उस पर बात की। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, वैसे तो हम गुज़श्ता 77 साल से ही बहरान की कैफियत में हैं, लेकिन बहरहाल ये दौर भी गुज़श्ता अदवार से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मुआशी तौर पर इसकी सख्ती ज़्यादा है। और ऐसे में कोई सरकारी अफसर या फिर किसी सरकारी इदारे का सरबराह कोई मराद या फिर ग्रांट ये कहकर वापस कर दे कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, गुजारा हो जाएगा, तो जनाब ये कोई मामूली बात नहीं होती है। हाल ही में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने एक बड़ा फैसला करते हुए 1 अरब से ज़ायद की बचत करते हुए दूसरे इदारों के लिए काबिले तकलीद एक मिसाल कायम की है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये फ़ंड्स लगाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आईफोन का दौर है, किसका दिल नहीं चाहता
कि उसके हाथ में सरकारी ख़जाने से मिलता हुआ आईफोन वापस कर दिया जाए या बाकी जो मरात हैं वो वापस कर दिए जाएं। तो ये इतना बड़ा फ़ैसला है, कैसे लिया गया और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइंदा आने वाले बाकी लोगों के लिए इसमें क्या सबक मिलता है, इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अशफाक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और चौधरी नसीर कंबो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। चौधरी साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। अशफाक, आप ही से बात करूंगी, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। पहले तो एक बड़ा कह लें कि अच्छा कदम था कि पहली दफ़ा खातून चीफ जस्टिस बनी। उसके बाद एक बड़ा फैसला ये आया कि अखराजात कम किए जा रहे हैं, जो कि खातून के बारे में कहा भी जाता है कि घर को किस तरह मैनेज करती है, अखराजात कम अखराजात में भी अच्छे तरीके से मैनेज। तो उन्होंने आते ही बता दिया है कि वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं चीज़ों को। बिल्कुल, ये हुआ ये था कि एक प्रपोजल ऑलरेडी चली गई हुई थी बनकर कि पूरे पंजाब के जो इजला हैं वहाँ पर जो सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, वो उनके अदालत के अंदर एक लगा दिया जाएगा पूरा सिस्टम, LED सिस्टम सारा, जिसके ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए शहादत कलमबंद हो सकेगी, गवाहान के बयान कलमबंद होंगे। तो उसके लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स की ज़रूरत थी। अच्छा। तो ये ऑलरेडी प्रपोजल बनकर चली गई हुई थी कि किस किस अदालत में क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, कहाँ पर LED लगनी है। ये जब ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने ओथ लिया तो उसके बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, वो भी खतून है, पहली खतून रजिस्ट्रार है अबरगुल खान साहिबा, बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो एक अजीब सी बात है। उन्होंने फौरी वो जो प्रपोजल तैयार की गई थी वो लेकर चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। अच्छा। तो चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा कि ऑलरेडी हर जज के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की सिस्टम है, वाईफाई हमने दिया हुआ है, तो ये क्या कहानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट मंगवाए मुकम्मल। जब उसकी मुकम्मल फाइल मंगवाई गई तो पैसों के अंबार थे और एक एक ज़िले को 8-8, 10-10 करोड़ पे उस पर खर्च आना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि विदिन सेकंड इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें जो पहले से जारी किया गया था इस सारे सामान की खरीदारी के लिए, और तमाम जजेस के पास ऑलरेडी सहूलत मौजूद है। हर ज़िले में एक कोड बनी हुई है जहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत हो सकती है। फिर उसके बाद हर जज के पास मोबाइल फ़ोन है, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लैपटॉप्स भी हैं उनके पास सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम जानबूझकर एक क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने काफ़ी सख्ती का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस ख़जाने की, इस इदारे की जो एक रुपए की रकम है उसकी हमने बचत करनी है और हमने साइलिन को इंसाफ भी देना है, गैर ज़रूरी जो अखराजात है उससे इज्तनाब करना है। सही। उन्होंने फौरी तौर पर उनके हुक्म पर ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था जून में, उन्होंने उसको विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि तमाम इजला में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से होंगी और वीडियो लिंक के जरिए होंगी। अच्छा। ये गैर ज़रूरी अखराजात हैं। तो इस मद में मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 1 अरब रुपए की जायद से रकम थी जिस पर उन्होंने कट लगाया और वो वापस कौमी खजाने में बचत हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल में ये लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा है, ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट, मेरे ख्याल में सूबे के तमाम इदारों के हवाले से पहली मरतबा ऐसा हुआ है। कभी भी ऐसा सुना नहीं है कि कोई इदारा पैसे वापस कर रहा हो, वरना तो मांग ही रहे होते हैं सारे इदारे। तो वो खुद से अपने जो अखराजात उनको कम करके तो वो उसी निज़ाम के तहत वो काम कर रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम साहिबा ने पॉलिसी गाइडलाइन जारी की हैं साइलिन को इंसाफ फराहमी को यकीनी बनाने के लिए। उन्होंने पूरे सूबे को जो जजेस हैं उनको ये कहा है कि एक ही मिशन है, वो ये है कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, फिर एक और जो काम है, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबरगुल खान साहब हैं। अब चूँकि ऊपर से पॉलिसी नीचे आती है, तो ये शायद ये वाहिद रजिस्ट्रार हैं जिनके पास जाने के लिए किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं, सिस्टम नहीं है। आपने जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, अपनी दरखास्त लें, आप जाकर रजिस्ट्रार साहब को मिल सकते हैं। दरवाजे खुले हैं लाहौर हाई कोर्ट के, साइलिन के लिए खुले हैं, जाएं जाकर आप बात करें। यानी वहाँ पर ऐसा सिस्टम ही नहीं है कोई ऑफिसर बैठा हुआ है बहुत बड़ा। तो पहले था? हाँ पहले था, पहले तो पूरा प्रोटोकॉल था। अच्छा। पर्ची जाती थी, वो टाइम देते थे, रजिस्ट्रार साहब बहुत बिजी हैं, वो नहीं मिल सकते, आप कल आ जाएं, परसों आ जाएं। ऐसा निज़ाम, ऐसा मामला अब नहीं है। ऐसा मामला अब नहीं है। तो आने वाले दिनों में
चीफ जस्टिस साहिबा एक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं और आईटी से इस्तेफादा कर रही हैं, एडीआर सिस्टम को फवाल करने जा रही हैं, ताकि जो एक तो मुकदमात की उससे तादाद कम होगी और मसालहती सिस्टम फवाल होने से जो ऑलरेडी जो बहुत सारे यानी 80% केसेस ऐसे हैं जो कि मिल बैठकर हल हो सकते हैं, तो वो अदालतें भी बंद पड़ी थी, उनको फवाल किया जा रहा है ताकि एक दूसरा पैरेलल सिस्टम जो है वो केसेस अदालतों में आने के बजाय मसालहती निज़ाम के जरिए ही उनको हल कर दिया जाए ताकि बर्डन ना पड़े खासतौर पर हमारी कोर्ट्स के ऊपर। तो नसीर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर की तरफ से कि अखराजात अपने कम किए गए हैं और फिर जाके कौमी ख़जाने के अंदर ये बचत जो है ये इसको वहाँ पर जमा कराया गया है। वरना हमने तो देखा है हमारे यहाँ पे जो इदारे वो तो सिर्फ मांगते रहते, कभी भी देने वाली वो उस पे एंड पे कभी भी नहीं आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम साहबा को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं वो बतौर, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैंने उनका बतौर वकील भी टेन्योर देखा है, वो एक बड़ी ज़बरदस्त वकील थी और क्रिमिनल लॉ में उनकी बहुत ज़्यादा कमांड थी। और 2008 में वो सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी और 2013 में एज अ जज उनकी एलिवेशन हुई और वो बतौर वकील भी एक नॉन वकील के तौर पे उनकी एक रेपुटेशन थी। और जैसे आपके साथ बात करी सब ये वाकई अगर अखराजात इन फंड्स की बात कर ली जाए तो ये इतने ज़रूरी वाकई नहीं थे कि जिनके ऊपर कट लगा दिया गया और वो जो पैसे थे वो ख़जाने में जमा करा दिए गए। जी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम साहबा का ये इकदाम जो है बहुत एहसन इकदाम है और 1 अरब से ज़्यादा जो है वो कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचना था, मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमारे देखा गया है कि यहाँ जो है वो कोई चीज़ ली गई है तो साल बाद 2 साल बाद नई समरी अप्रूव करवा के कि जी बस ठीक है अब नया ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इस चीज़ का नोटिस लिया और बरहमी का इजहार किया कि जब ऑलरेडी जजेस के पास लैपटॉप हैं, वाईफाई दी हुई है, ऑलरेडी एलईडीज लगी हुई हैं और तो इसके तो इनको इनसे ही काम चलाएं, अगर इनमें रिपेयर होनी है तो इनको करवाएं। तो आप जो नई समरी भेजी गई थी पीछे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने, वो बिल्कुल जो थी गैर ज़रूरी थी और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने जो है वो उनके जो है वो बतौर जज 11 साल से लाहौर हाई कोर्ट में है, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड जज हैं मैं समझता हूँ और बहुत रिलीफ गिविंग जज हैं और उन्होंने जो है वो उनके फैसले जो है मैं कहता हूँ बड़े काबिल इस्ताइश है और वो फौजदारी की बहुत बड़ी जज है। लगता है कि अब जो एक इंसाफ डिलेइंग की तरफ जाता जा रहा था, बहुत सारे केसेस हमारे डिले थे, इल्तिवा का शिकार थे, अब वो बर वक्त जो है इंसाफ लोगों को मिलेगा। देखें जी, चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम साहबा का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो उनकी जो लिस्ट होती थी उनकी अदालत में कोई केस लेफ्ट ओवर नहीं होता था। अच्छा। वो हर केस में प्रोसीड करती थी और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो अपनी अदालत में उनकी स्पेशल डीवी थी मंशियात केसेस की, जो कि साल से जो है वो कैदी जेलों में पड़े थे, उनकी अपीलें नहीं सुनी जा रही थी और उनकी जो डिस्पोजल थी लाहौर हाई कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि उनके बेंच की वो डेली 20, 25, 30 अपीलें जो है वो डिसाइड करती थी और वो डिस्पोजल भी जो थी मैं समझता हूँ कि उसमें मैक्सिमम जो कानून के मुताबिक रिलीफ बनता था वो देती थी। और अब वो क्योंकि चीफ जस्टिस हैं वो खुद जो है, अब हालांकि यूजुअली ऐसा होता है, प्रैक्टिस ये है कि चीफ जस्टिस कोर्ट करते हैं वो थोड़े केसेस अपने पास रखते हैं, बाकी रिलैक्स होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जब से ओथ लिया है वो बतौर चीफ जस्टिस भी अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस के इस विजन को पूरे पंजाब में फैला दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर जो है सैयद अली इमरान साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के विजन के मुताबिक साइलिन को इंसाफ फराहम करने के हवाले से खुसूसी गाइडलाइंस जारी की हैं, तमाम जजेस को अहकाम जारी किए हैं कि कोई जज चैम्बर में नहीं बैठेगा। ड्यूटी टाइमिंग में तमाम जजेस जब उनका टाइम शुरू होगा सुबह 8:30 बजे या 9 बजे, तो उस वक्त से लेकर अदालती टाइम तक वो कोर्ट रूम में बैठेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे और साइलिन को हर सूरत इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद अली इमरान साहब जो इस वक्त वहाँ पर पूरे लाहौर में जो काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने एक बड़ी आलीशान मस्जिद तमीर करवाई है सेशन कोर्ट के अंदर, फिर उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक लगवाया, वो भी तकमील के आखिरी मराहल में पहुँच चुका है। इसी तरह से समरी क्लर्कों का बहुत ज़्यादा एक
करप्शन का एक अंबार थे मॉडल टाउन कचहरी में, वो उन्होंने वहाँ से ख़त्म करा के पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग तमीर करवाई है, जहाँ पर पूरा एक मैकेनिज़्म है और पूरा करप्शन का जो निज़ाम है उसको ख़त्म किया गया है और उस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आती। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद अली इमरान साहब की अगर हम बात करें तो वो जितने भी अभी तक सेशन जज लगे हैं यहाँ पर लाहौर में, सबसे ज़्यादा अपराइट आदमी, और वो इस तरह से हैं कि पूरी वकला कम्युनिटी जो जजीज़ हैं उन सब का उन पर एतमाद का इजहार है और किसी को जरूरत नहीं है, यानी आप उनको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो अप्रोचेबल नहीं है, ठीक है। और किसी जज के साथ किसी अदालत में किसी वकील की जरूरत नहीं है कि वो बदतमीजी कर सके, ये भी एक अहम पॉइंट है। तो इन तमाम मंसूबों के हवाले से ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं ये सारे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से तहरीरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा को बजरिया रजिस्ट्रार उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप आकर इन मंसूबों का इफ्तिताह करें। तो अभी रिसेंटली चूंकि छुट्टियां चल रही हैं तो चीफ जस्टिस साहिबा भी इन दिनों छुट्टियों पर हैं, तो जैसे वो वापस आएंगी तो खुद जाकर वो मीरा को इसका इफ्तिताह करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम एनालिसिस करें सारी सूरत हाल का, तो ऊपर से जब एक गाइडलाइन आती है, जब सही होती है ना, तो नीचे से ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में देखें खातून चीफ जस्टिस हैं, खातून रजिस्ट्रार हैं और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। किसी की वहाँ पर जरूरत नहीं है कि कोई जाके अपनी मर्जी के केसेस फिक्स करवा ले, कोई ऐसा कर ले, ब्रांचेस में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल मैकेनिज्म नहीं है। ये अब इस तरह का जितना भी मैकेनिज्म था उसको जो ख़त्म कर दिया है। अच्छा, दूसरा नसीर साहब ये जानना चाहूँगी, हमने हमेशा से देखा है कि जब भी कोर्ट रूम में, यहाँ पे कोर्ट रूम के बाहर भी जज और वकील के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना टसल रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा या फिर इस तरह के मामला जो है मसाइल रहते हैं। अब तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला या इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, ये अब चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि जो वकील ऐसा करता है उसके खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। तो अब जो सीनियर वकला हैं, जो बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जजीज के साथ बदतमीजी करना किसी वकील का मामला, किसी वकील को ये इजाजत नहीं देंगे। अगर किसी जज पर उनको कोई मसला है तो वो लीगल राइट है, वो जाकर एप्लीकेशन दे, केस ट्रांसफर करवा ले। अगर उसके खिलाफ फैसला हुआ तो वो जाके अपील फाइल कर ले। तो लड़ना नहीं है आपने, बदतमीजी नहीं करनी। ये अब ये ऐसा हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। इशफाक साहब की बात में इजाफा करूंगा कि चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं वो जब से चीफ जस्टिस बनी है 1 महीना हो गया है, और वो देखें बार कौंसल्स वकाला सब उनको मुबारकबाद देने जा रहे हैं और वो बगैर किसी को इंतज़ार करवाए उनसे मिल रही हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जाके वकाला जो है, यूजली वकाला का जो है ये होता था शिकवा कि हमें जो है चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात नहीं होती, और मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पंजाब की तमाम बार कौंसल्स ने और वकाला ने उनको वेलकम किया है और उनकी तकर्री पे बहुत ज़्यादा वकाला खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पीछे जो थी बदमज़गियाँ थी भी वो अब ख़त्म हो गई हैं, अब बार और बेंच जो है इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन काम करेंगे। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहब का टेन्योर नवंबर 2028 तक है। अच्छा। अभी उनके 4 साल हैं और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला चीफ जस्टिस साहबा को सेहत तंदुरुस्ती दें और वो अपना विजन जो है, जिस तरह वो एक डिसिप्लिन्ड जो है वो जज हैं और उनका ये रिकॉर्ड है, तो बतौर चीफ जस्टिस भी वो परफॉर्म करेंगी और इंशाअल्लाह ताला उनका दौर सुनहरी दौर होगा। और उनके दौर में जो आर्टिकल 37D है, फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, और वो चीफ जस्टिस साहबा इंशाल्लाह उनको जो है वो प्रिक्योर करने के लिए हर हद तक मैं समझता हूँ जाएंगी और वकाला के साथ उनके रिलेशन भी इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में इंशाल्लाह। और जितने भी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते थे वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि नज़र आएंगे नहीं, आ रहे हैं। और ये मिसाल कायम की है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने। तो मेरे ख्याल से बाकी इदारों के लिए भी एक मिसाल उन्होंने कायम की है कि आप अगर कारकर्दगी आपकी अच्छी हो और कम वसाइल में भी आप रहकर अच्छा काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अखराजात ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। तो हमारे साथ मोहम्मद इशफाक मौजूद है। इशफाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और चौधरी नसीर कंबो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आपका बहुत शुक्रिया नसीर साहब कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब
जनाब इस घुटनज़दा माहौल में कोई किसी को आगे तो नहीं बढ़ने देता, लेकिन अगर कोई अपनी मेहनत के बल पर आगे निकल आए तो मुआशरे में मौजूद कोई ना कोई उसका क्रेडिट लेने खड़ा ज़रूर हो जाता है। और हमारे मुआशरे में ट्रांसजेंडर्स एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे पहला मरहला तो अपनी शनाख्त को तस्लीम करवाना होता है। सोसाइटी उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं होती, और ऐसे में अगर कोई आगे बढ़कर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाए तो ये एक बड़ी बात होती है। और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना तो मेरे ख्याल से हमारे माशरे के लिए एक वाज़ेह मिसाल है कि अगर हम इन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म्स दें तो बहुत से चमत्कार हो सकते हैं। तो इस तबके से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल के मुतालिक हमने जानना है, और उनके हल के लिए हमने आज दावत दी है एक ऐसी ही पर्सनैलिटी को जो कि ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से बात करती है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपने उनको देखा भी होगा। मानूर चौधरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मानूर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मानूर, क्या कहेंगी सोसाइटी में जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारी इस कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, उसमें रहकर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरी भी जर्नी तकरीबन वैसी है जैसे मोस्टली ट्रांसजेंडर पर्सन्स की होती है। मैंने भी स्टिग्मा फेस किया है, तफरीका सलूक सोसाइटी से फेस किया है, हरास हुई हूँ, बुली हुई हूँ। लेकिन मेरा ख्याल से चूँकि हम इस वक्त ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हमें ये बताना ज़रूरी है कि मैं इतनी हाईली एजुकेटेड कैसे हूँ। हाँ, तो इट्स गुड टू हाईलाइट कि अगर हमारे माशरे का फैमिली सिस्टम चेंज हो जाए, हम उनके रवैयों को बदल सकें, तो हर ट्रांस पर्सन जो है वो अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकेगी, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में तालीम हासिल कर सकेगी। मेरा जो फैमिली स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो बहुत सपोर्टिव था, अभी भी सपोर्टिव है। आई एम लिविंग विद माय फैमिली। और मेरे जो वालिद साहब हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। और वो माशरे के जब भी कोई मुझे मेरे रिलेटिव्स में से, नेबरहुड में से कोई मेरे वालिद को पूछता था कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है और क्यों है ऐसे, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के सवालात होते हैं जिससे आपके घर के लोग, आपका फैमिली सिस्टम प्रेशराइज होता है। और मेरे वालिद ने हमेशा उनको ये कहा कि मैं ख़ास हूँ और ये बच्चा ख़ास है मेरे लिए। क्या बात है। और इसने माशरे को दिखाना है कि जिस तंग नज़रिए का आप लोग शिकार हैं वो इस तंग नज़रिए का शिकार नहीं है। क्या बात है। और उसी वजह से मेरे वालिद ने मुझे एक साजगार माहौल दिया और मैं इस काबिल बनी कि मैंने तालीम हासिल की। क्या बात है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। टोटली एग्री। तो तब आप फिर इस कम्युनिटी में भी रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके फिर चले आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, इस पर थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ ही कि इस कम्युनिटी के लोगों को भी थोड़ी सी पाथवेज मिलने चाहिए ना कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे देखें, हमें एक चीज़ को रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इज़ नाउ रिकग्नाइज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री अमंग मुस्लिम वर्ल्ड के हमारे पास एक ऐसा कानून मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इस कानून को लेके बहुत सारी हेट स्पीच जो है वो मौजूद है, बट स्टिल कानून जो है इट्स नॉट रूल्ड, वो अभी तक वैलिड है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस कानून की वजह से बहुत सारी ऐसी ट्रांस पर्सन जो पढ़ रही थी या पढ़ना चाहती थी उनको वो स्पेसेस मिली जी। और अब हमारे पास बहुत काबिल मिसाल है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास वकील हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम और पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएन जनरल असेंबली की सीडा कमेटी में किसी ट्रांस ने रिप्रेजेंट किया हो। पाकिस्तान से ट्रांस ने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह की मिसालें हैं। बट एक चीज़ हमें मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है कि हम मिल के तो कोशिश कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, बट हम सोसाइटी एट लार्जर लेवल पे हमें क्या कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मेरी तो फ्यूचर कुछ प्लानिंग्स ऐसी हैं कि हम कोशिश करें कि चूँकि हम कभी भी किसी भी जगह पे जब तक हम खुद अपनी ज़ुबानी अपने मसले नहीं बताएंगे तब तक हल नहीं निकलेगा। और हमारे मुल्क के जो अल्टीमेट आई वुड से एक डिस्कशन पॉइंट है, दैट इज़ आवर पार्लियामेंट्स। वहाँ पे अगर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। और मेरी अल्टीमेटली गोल ये है कि कम्युनिटी से कोई बंदा वहाँ जाके बैठे और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, ताकि जब हमारी अगर आपको चांस मिले तो वुड लव टू गो देयर। और शायद इसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, स्टार्ट हो चुकी है, चले दैट्स गुड। और ना ही सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सी और ट्रांस ने स्टार्ट कर दी है और हमारी बहुत अच्छी मतलब जो भी जाए, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी कह ले कि बात होगी कि जाके आप अपनी कम्युनिटी को एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना कहीं।
और हमारी ये भी इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, हमारी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चाहती हैं कि ट्रांस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे इंटरनली चाहे ऑब्वियसली नेशनल लेवल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं शमूलियत स्टार्ट हो गई है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मुआशरा इस चीज़ को कैसे परसीव करता है। अच्छा, हमारे मुआशरे का एक रवैयों का ऐसा एक मसला है कि आप चाहते नहीं हैं शायद, और अक्सर मैं एक कंसेक्यूटिव आप लोगों को सिनेरियोस बता सकती हूँ पिछले जो 7 से 8 महीनों में हुए हैं। जब भी कोई बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मीडिया पे हाईलाइट हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई हेट स्पीच स्टार्ट हुई है। तो मुझे कभी कभी वो समझ नहीं आती कि हम लोग जब बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, तो हम जेंडर को बीच में ले आते हैं। हम जेंडर से पहले एक इंसान के तौर पे हकूक़ देना पसंद क्यों नहीं कर रहे? अगर आप नहीं मानते या नहीं जानना चाहते कि ट्रांसजेंडर क्या है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट इंसान और इंसानियत को समझने की कोशिश करें। और अगर आप वो समझेंगे तो आप माशरे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शमूलियत ज़रूर देंगे। बट डू यू थिंक कि अब वो एक्सेप्टेंस जो है हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आ चुकी है इस कम्युनिटी के हवाले से भी? काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक आ गई है। लेकिन चूँकि मैं एक NGO भी रन करती हूँ, दिस इज़ पाकिस्तान लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ख्वाजा सरा सोसाइटी। हम स्पेसिफिकली ट्रांस राइट्स, ख़वातीन और बच्चों के राइट्स पे काम करते हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे मुझे ओवरसाइट्स करने पड़ते हैं। तो लाहौर ऑनेस्टली इज़ रियली नाउ ब्लेस्ड। इस तरह कराची इज़ वेरी गुड, इस्लामाबाद इज़ वेरी गुड, रावलपिंडी इज़ वेरी गुड, बट बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे मुल्तान है साउदर्न पंजाब में, आई वेंट देयर, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस नहीं। यस, और वो अभी भी दे आर नॉट विलिंगली लाइक एक्सेप्टिंग कम्युनिटी कि अच्छा ये लोग भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, अच्छा इनको तो नहीं ये सब करना चाहिए, ठीक है। और बस वो उसी एक मीन्स ऑफ रिसोर्सेज में इनको डालना चाहते हैं कि अच्छा नहीं यार आप लोग तो बैगरी करें या आप लोग फंक्शंस करें, ठीक है, और उनको एक इजी टारगेट समझा जाता है। आई हैव सीन द मल्टीपल वायलेंस केसेस देयर जिसमें ट्रांस कम्युनिटी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुए, बट देयर इज नो इवन सिंगल केस रिपोर्टेड देयर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नेशनल लेवल के ऊपर भी हमें कुछ ऐसी मुहिम चलानी चाहिए, जैसे कि एक आज एक दिस इज इटसेल्फ अ सेंसिटाइजेशन ना, कि आप लोगों को नेशनल लेवल पे मीडिया के थ्रू बता रहे हैं कि जी नहीं कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, अब आप उनको स्पेसेस दें और स्पेसेस दें। और हमें ज़रूरत है कि इस वक्त हम सब मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करें। लेकिन आपको क्या लगता है एज अ इंडिविजुअल भी, हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग भी, हमारी गवर्नमेंट भी, या आप लोग भी, अब मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिटी के अंदर भी स्कैटर्ड हैं डेफिनेटली। मतलब हम अब जैसे आप पढ़े लिखे, आप जैसे और भी लोग हैं, अब कुछ लोग हैं जिनको हम बैगरी करते हुए देखते हैं, गली मोहल्लों में देखते हैं, बाकी फंक्शंस भी, बाकी चीज़ें भी करते हुए देखते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या उन्होंने वो पेशा खुद अपने लिए चूज़ कर लिया है? अच्छा, हमें ना 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक तो पहले ये कि जो बैगरी है उस बैगरी सिस्टम को कोई भी, चाहे वो मर्द हैं औरत हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा हैं, वो नहीं चाहते कि वो किसी के आगे बिल्कुल हाथ ऐसे है, ट्रू। बट येस दिस इज़ ट्रू कि हम लोगों ने उनको शायद इजी मनी की आदत भी डाल दी है, ठीक है। और हम लोग नहीं चाहते, खुद से नहीं चाहते कि शायद उनको हम पढ़ने लिखने की तरफ लेके आएँ, हम उनको स्किल बिल्डिंग की तरफ लेके आएँ। और लेकिन एक चीज़ हमें एक और समझने की ज़रूरत है कि जब एक माशरा बहुत अरसे से, मतलब इट्स मीन लाइक डेकेड्स, एक पिसे हुए तबके की तरह जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कैसे वो माशरे में उसको शमूलियत मिले। एक उनका भी फियर है कि हम जी इनके साथ जाके बैठ के अगर फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन लेंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक किया जाएगा। क्योंकि हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट की, उसमें कुछ एजुकेशन पायलट प्रोजेक्ट्स में मुल्तान में चल रहा है, बहावलपुर में चल रहा है, लाहौर में चल रहा है, ठीक है। उसमें हमने ये देखा कि कम्युनिटी चाहती है पढ़ना, लेकिन उनको शायद वो सेपरेट स्पेस चाहिए। तो हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया कि ठीक है जी, हम उनको पहले इतना मेंटली एम्पावर करें और देन फिर हम उनको इंक्लूसिवनेस की तरफ लेके जाए। तो ऐसे स्पेशल मेजर्स लेने की ज़रूरत है, लेने की मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत है। अच्छा, दोबारा से मैं एंडिंग नोट पे वो कहूँगी जो आपने कहा है कि आपकी फैमिली स्ट्रक्चर वो आपका बैकबोन होता है, वो चाहे इन कम्युनिटी के वाले से हो, किसी भी कम्युनिटी के वाले से हो। इवन दो कि हमारी भी फैमिली अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम बाहर नहीं निकल सकते, काम नहीं कर सकते, अपना करियर नहीं बना सकते। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद
जो हमें बैगरी करते हुए नज़र आते हैं, बाकी चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं, उनकी फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो महानूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बेस्ट ऑफ लक कि आप ख़ासतौर पर ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही हैं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।